हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का ही एक अगला भाग है, जिसमें हमने पिछले भाग में जो भी बात किया है हिंदी की भाषा से उत्पत्ति के बारे में, आखिरकार जो हमारा साहित्य है जो कि हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति तक का जो भी कालक्रम है पिछले भाषा की उत्पत्ति से आज तक का, उन सभी बातें हुए हमने चर्चा की है, उन सभी बातों का। आज की जो बातें हैं वो है हमारे हिंदी भाषा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण चीज जो है हमारी लिपि, यानी कि देवनागरी लिपि। और जो बातें हैं आज इसी के समकक्ष होने वाली हैं। तो देवनागरी लिपि याद रखिएगा, कहीं कहीं केवल नागरी लिपि भी दे दिया जाता है, तो आप लोग विस्मित मत होइएगा कि यार नागरी क्या है, देवनागरी क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में तो देखो यार, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आज की जो भी वीडियो होगी थोड़ा उसके बारे में बताते हैं कि ये 4 पार्टों में डिवाइड होने वाली है। पहले ही इसी तरह कैसे, जैसे आज पहले देवनागरी लिपि के बारे में बात करेंगे, फिर इसके स्वनिम व्यवस्था यानी कि ध्वनि व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, फिर राजभाषा के रूप में हिंदी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में इसकी संविधान में क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस प्रकार से हम पाएंगे जो हमारे हिंदी भाषा से रिलेटेड चीजें हैं वो लगभग पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर आदिकाल से हम स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा आदिकाल के पूर्व में जो पीठिका बनती है, पूर्व पीठिका, उसके बारे में बातें करेंगे। फिर धीरे धीरे से सामने आते रहेगी हर एक चीजें आपकी वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अभी थोड़ा बात करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। तो पहले इसमें हमें ध्यान देना ये है कि आखिरकार जो हम देख रहे हैं क्या, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक है देवनागरी और एक है लिपि। ठीक है, लिपि पहले समझिए क्या होता है, तब हम जानेंगे कि उस लिपि में कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। तो लिपि क्या होता है, जो हम शब्दों में कोई चीज बोलते हैं, जो बयां करते हैं, उसका सबसे छोटा जो भाग होता है यानी कि वर्ण होता है, जो ध्वनि का सबसे छोटा भाग है वर्ण, वर्ण का एक ऐसा चित्रात्मक सांकेतिक रूप, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम का बोलते हैं, ठीक है, जैसे कबूतर बोला ना, का बोलते हैं, तो का एक सांकेतिक चिन्ह होता है, तो इसे का। ठीक है, तो ये का जिस रूप में लिखा गया है ये एक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, लिपिबद्ध किया गया है। और ये जो लिपि है इसका नाम क्या है, मतलब दुनिया में कई लिपि हैं। ठीक है, कोई उर्दू में लिखता है, कोई पंजाबी में लिखता है, कोई मराठी में लिखता है, मतलब कई तरीके हैं, तो सबका अलग अलग लिपि है। पंजाबी में कोई लिखता है, तो ये जो लिपि में लिखा गया है इसका नाम देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो मेरे जैसे आप लोग समझ चुके होंगे क्या है कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्यान से कि आखिरकार जो हमारी लिपि है दुनिया में आई है उसकी थोड़ी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं, फिर हम देवनागरी लिपि तक आते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा हम लिपि के बारे में अच्छी तरीके से हम जानते हैं। लिपि के बारे में हम पहले जान लें कि हमारी जो भाषाएं हैं उसको जब हम चित्रात्मक किए तो उसके रूप को धीरे धीरे लिपिबद्ध किया गया और फिर लिपि का विकास होना स्टार्ट हुआ है। गुप्त काल के समय में हम एक लिपि का नाम जानते हैं ब्राह्मी लिपि, जिससे हमारी देवनागरी लिपि निकलकर आपके समकक्ष जो आज का निखरा हुआ रूप है वो दिखाई देता है। बीच बीच में कई ऐसे पड़ाव हुआ है जहाँ पर इसके लिए जो इसकी बुराइयां से दूर की गई, अच्छाइयों को जोड़ी गई है तरह तरह के। ठीक है, लेकिन जो सबसे शुरू में है उससे पहले 3 प्रकार के लिपि हमारे समाज में भी देखने को मिलते थे। नंबर 1 में अगर हम देखें तो पाते हैं कि सिंधु सभ्यता वाली लिपि है। ठीक है, सिंधु घाटी लिपि है नंबर 1 में। दूसरा है इसके साथ हम पा जाते हैं कि ब्राह्मी लिपि है। दो है ब्राह्मी लिपि है, और उसके बाद में उसके बारे में अच्छा नाम जो हम पाते हैं उसमें रहता है खारोष्ठी लिपि। ये 3 प्रकार की जो लिपि हैं सबसे शुरू में हम देखने को पाते हैं। इसमें से जो सबसे पहली लिपि है यानी कि सिंधु घाटी लिपि है, एक कुछ चित्रात्मक था। ठीक है, जैसे कि शेर भालू देखते हो तो बस शेर भालू को चिन्ह बना दिया जाता था, उससे उसे इंडिकेट कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये कोई खास तरीके से था नहीं, लेकिन फिर भी आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपियां पाई गई हैं, जो भी लिखी हुई चीजें मिली हैं, हम आज तक यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन उसे पढ़ने के योग्य भी तक नहीं हो पाया। ठीक है, कोई भी आदमी से नहीं जान पाया क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी उसका डिकोड नहीं किया गया है। सेकेंड नंबर इसे छोड़ देते हैं क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है अभी वर्तमान में। उसके बाद आता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा जानकारी आपको रहना जरूरी है। ब्राह्मी लिपि है जो उसके बारे में सबसे शुरुआती जो है हम देखते हैं कि अशोक सम्राट के टाइम में, या कह सकते हो महात्मा बुद्ध के टाइम में उनकी एक रचना है ललित प्रकाश नाम की। ललित प्रकाश में कई प्रकार की जो लिपियां हैं उस टाइम की, उन सब के बारे में थोड़ा बताया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि जो अशोक सम्राट है उनके समय की जो चीजें हैं वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती थी। ठीक है,
लेकिन ब्रह्मी लिपि की जो शुरुआत सही से अगर ईमानदारी से माना जाए तो गुप्त काल में ही थोड़ा हो चुका था, ठीक है। तो ब्रह्मी लिपि वहां से जाता है। ब्रह्मी लिपि के बारे में कई विद्वानगण हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत की है इसके बारे में, जिनमें से यहाँ सब वैज्ञानिकों में हम पाते हैं, एक है बुलर महोदय, ठीक है, इन्हें लिखते हैं बुलर महोदय, एक है कर्निंघम, ठीक है, एक कर्निंघम है, और इन्हीं दोनों का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कहे तो कई लोग हैं। तो बुलर महोदय कहते हैं कि भारतीयों ने ही एक सामी नाम की लिपि से ही आज से 500 ईस्वी पहले, 500 ईसा पूर्व के आसपास में जो टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने ब्रह्मी लिपि का आविष्कार किया था, ये बुलर महोदय कह रहे हैं। कर्निंघम महोदय कहते हैं कि आर्यों ने लंबे समय पहले ही आर्यों ने ही ब्रह्मी लिपि का आविष्कार किया था। कई लोगों को मानना है कि ब्रह्मी लिपि की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा से हुई है धीरे धीरे करके। तो इस प्रकार से कई लोग अपने अपने अलग अलग चीजें मानते हैं, तो ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में ब्रह्मी लिपि के बारे में थोड़ा और हम अगर ज्यादा डीप में जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मी लिपि का जो सबसे पहला हमें इसका प्रमाण मिलता है, यानी कि हमें कि कहाँ पर मिला कि जो वहाँ पर ब्रह्मी लिपि का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पाते हैं कि एक जगह है पिपराला का स्तूप, ठीक है, पिपराला का स्तूप, पिपराला का स्तूप, ये स्थित है बस्ती जिले में, ठीक है। कहाँ है? बस्ती जिले में, बस्ती जिले में। उसकी बाद जगह है बड़ली गांव, बाड़ली गांव नाम की जगह है जो कि अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो इन दोनों जगहों पर हम पाते हैं कि ब्रह्मी लिपि के सबसे पहले प्राचीनतम नमूने हमें प्राप्त होते हैं, इन्हीं जगह पर सबसे पहले यहीं पर प्राप्त होते हैं। ब्रह्मी लिपि के बारे में थोड़ा सा हम अगर ध्यान से देखें तो पाते हैं कि एक अगर हम बढ़िया से बनाया फिर ये चार्ट तो पाओगे कि जो ब्रह्मी लिपि है थोड़ा चल कम रहा है, ये ब्रह्मी लिपि है जो गुप्त काल में है, ठीक है, गुप्त काल में है। उसके बाद ये कई भागों में, खासकर दो ही भागों में हर जगह से डिवाइड होते चली जाएगी। तो ब्रह्मी लिपि जो गुप्त काल में है उसमें हम पाते हैं कि ये दो भागों में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। एक हुई थी दक्षिणी शैली में और एक हो गया था उत्तरी शैली में, ठीक है। एक हुई दक्षिणी शैली में, एक उत्तरी शैली में। उत्तरी शैली में थोड़ा सा जैसे हम इसमें नीचे आते हैं, इसमें आते हैं, एक मिलता है हमें गुप्त लिपि, क्योंकि गुप्त काल में ही है। तो उत्तरी शैली में हमें गुप्त लिपि मिलता है, ठीक है। गुप्त लिपि। फिर उसके बाद इसका ही एक रूप है, थोड़ा सा और टूटने पर पाते हैं सिद्ध मात्रिक लिपि। सिद्ध मात्रिक लिपि या इसे कुटिल लिपि भी कहते हैं। ठीक है, सिद्ध मात्रिक लिपि या कुटिल लिपि पाते हैं। उसके बाद में इसमें हम फिर दो लिपि पाते हैं। इसको जो हम थोड़ा सा और डीप आते हैं, इसमें जो देवनागरी लिपि और शारदा लिपि पाते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि, शारदा लिपि दोनों ध्यान दीजिएगा। तो देवनागरी लिपि है वो 9वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हो गई थी और 10वीं सदी में आया था शारदा लिपि। ठीक है, तो ये आपके सामने ब्रह्मी लिपि का थोड़ा सा चार्ट है, ये जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार यानी कि दिसंबर 2022 के नेट में ये पूछा गया था। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आई थी। उसके बाद हम यहाँ पर पाते हैं कि एक आपने नाम सुना होगा बुलर महोदय का। ठीक है, ये जो सिद्ध मात्रिक लिपि है, सिद्ध मात्रिक लिपि, इसको उन्होंने न्यून कोणीय लिपि कहा था। क्या कहा था? न्यून कोणीय लिपि। बुलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा है। ठीक है, न्यून कोणीय लिपि कहा है। अब
जो कि आगे चल के यही सिद्ध मात्रिक लिपि ही कुटिल लिपि के नाम पर आगे आई थी। अब इस प्रकार से हम पाते हैं आपके सामने कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारी लिपि है, लिपि में देवनागरी तक की यात्रा आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर खरोष्टी लिपि के बारे में भी जान लेते हैं। खरोष्टी लिपि खासकर से बहुत प्रचलित लिपि नहीं बन पाई। सहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ठीक है, दो जगह है, सहबाजगढ़ी और मनसेहरा। इन दोनों जगहों पर अशोक सम्राट की एक स्तूप पाई गई है। उस स्तूपों पर इस लिपि का वर्णन है, मतलब इस लिपि का प्रयोग किया गया है। ये लिपि होता क्या है दरअसल कि आरमाइक लिपि से यह निकली हुई है और इसमें दाएं से बाएं तक लिखा जाता है, यानी जिसे उर्दू आज लिखा जाता है दाएं से बाएं, उसी प्रकार से यह भी लिखा जाता था। तो मोटा मोटा हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारी लिपि है, लिपि के अंतर्गत हमारी देवनागरी लिपि है, उसके अंतर्गत हम जितनी चीजें हैं हम सब यहाँ पर पा जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा अगला इसका अगला भाग है, जिसमें हम कहते हैं कि हिंदी भाषा का, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी स्वनिम व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा हमें। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदी का अगला जो टॉपिक है उसमें से एक है स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि ध्वनि की व्यवस्था क्या है, जो हम ध्वनियाँ बोलते हैं उसके बारे में जो रूल हैं, जो नियम है, क्या कैसे क्यों है, ये सभी चीज़ों के बारे में स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत बात करते हैं, ठीक है। तो एक मोटा मोटा देखिएगा कि जो वर्ण है उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं से मिलकर हमारी ध्वनियाँ बनती हैं। इसके अंतर्गत हम कई टॉपिक पर बात करेंगे। स्वर्ण वर्ण क्या है, व्यंजन क्या, अभ्यंतर पद क्या है, बाह्य पद क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, अयोगवाद ध्वनियाँ क्या है, और थोड़ा सा उसके बारे में हम फिर आगे और थोड़ा सा जो जरूरी चीजें होंगी उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले वर्ण के बारे में जान लीजिएगा कि वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई भी खंड करना संभव नहीं है, ठीक है। का जैसे बोल दिया गया तो कोई इसका खंड करना संभव नहीं है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले उसके अंतर्गत हम दो प्रकार के देखते हैं वर्णों पे, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है। स्वर में पहले देखते हैं थोड़ा सा, जो हमारा स्वर वर्ण होता है ये दो प्रकार से मिलकर बना होता है। एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, या जिन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। मूल स्वर में क्या होता है, आ, ई, उ, ये तीन मूल आते हैं, ठीक है। आता है इसके साथ में ऋषि जोड़ लिया जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, ऋषि जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं क्या, आ, छोटा आ, ई, छोटी ई और उ, ठीक है। ये तीन क्या है, मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है, लेकिन तो ये चार प्रकार से मूल स्वर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्वर के अंतर्गत ही हम यहाँ पर दीर्घ स्वर भी पाते हैं। दीर्घ स्वर में हम देखते हैं कि ये जितने भी हैं इन्हें अगर हम बड़ा कर दिया जाए, ये जो ऐसे ऐसे कर दिया जाए, बड़ी कर दिए और ए लगा दिया जाए, हम दीर्घ स्वर को पा जाते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज है कि वर्ण जो है, जितने भी वर्ण हैं हमारे पास मौजूद में अभी वर्तमान में, उनकी संख्याओं के आधार पर कहीं कहीं पूछा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे, और स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और अस्पर्श व्यंजन, ये सभी चीज मिला करके जो होते आखिरी मिलता है क्या है, 58 वर्णों की संख्या हम पाते हैं। कितना पाते हैं, 58 वर्णों की संख्या। अब आप हो गया 58 कैसे, थोड़ा सा दिखाइए। तो देखो 25 जो होता है हमारा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सॉरी स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। 4 संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिन्हें संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो कितना हो गए, ये हो गए 33, ठीक है। 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाद ध्वनियां होती हैं। उसके बाद मराठी से एक लिया गया है, जिसे हम अगर आपको दिखाना चाहें, ये जो ला होता है ना, ये मराठी से एक लिया गया है। उसके बाद में जो फारसी होती है, फारसी से 5 वर्ड फारसी से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश से 2 वर्ड लिए गए हैं, डा और ढा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया कितना, 33, 34, 10 44, 2 46, 1 47, 47, 5 52, 2 54। संयुक्त वर्ण देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्या मिलता है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये जो श्री वाला सा है, ठीक है। तो ये 4 क्या है, संयुक्त वर्ण है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम जितने भी चीजें पाते हैं, तो हम सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 58 वर्ण हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे आपका वर्ण जो है टॉपिक एक क्लियर है। उसके बाद में स्वर वर्ण आपने भी देख लिया है। अब आ जाइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में आपने पाया है कि जो जितने भी, एक अगर आप ध्यान देखो तो 36 जो वर्ण होते हैं, 36 वर्ण होते हैं,
उन्हें अगर आप कहीं पर लिख लोगे तो क्लियर आपका कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब व्यंजन में हम दो प्रकार चीज देते हैं, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर मतलब थोड़ा सा अंदर के वाले समस्या से सबसे जोड़ना ज्यादा बेटर होगा, और एक होता है बाह्य मतलब बाहरी रूप से जोड़ना बेटर होगा। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, ठीक है, एक्का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जो अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा, ला, ठीक है। इसमें भी ध्यान दीजिए कि जो या और वा है ये इतना ज्यादा अंतस्थ व्यंजन है, थोड़ा इन पर ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत खुलकर है, इस वजह से इन्हें अर्ध स्वर के भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस व्यंजन आता है। उस व्यंजन जो होता है सा, सा, सा और हा होता है, 3 सा है और 1 हा है। तो इस प्रकार से 4 उस व्यंजन भी हो जाते हैं। तो आप पाते हैं कि आपका अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ठीक है। अब आज ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम देखते हैं कि सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अब इसके बाद समझिए, आप लोग मिस कर जाओगे, और हर बार क्वेश्चन हमने देखा, इस बार भी जून 2000 वाले में 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के अंतर, ठीक है। सघोष क्या होता है, सघोष जैसे हम देखते हैं का वर्ग है, अगर लिख देते हैं एक बार, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। यहाँ पर हम 5 वर्ण लिख दिए। इसी प्रकार से सभी जितने स्पर्शी व्यंजन है उन सभी के लिए ये चीज लागू होता है, ठीक है। तो शुरू के 2 को छोड़ दो, जो लास्ट के 3 बचते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, सघोष कहे जाते हैं, ठीक है, यही सघोष है। और उसके बाद अघोष, ये है दोनों, शुरू के 2 वर्ण अघोष हैं, लास्ट के 3 वर्ण सघोष हैं। अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अल्पप्राण पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां, ये तीनों क्या है, अल्पप्राण है। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्राण के अंतर्गत हम पाते हैं कि जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि या, वा, रा, ला, ये भी अंतस्थ व्यंजन जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत हम पाते हैं कि जो ऊष्म व्यंजन है वो आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम पाते हैं हमारा बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी जो टॉपिक है वो थोड़ा क्लियर हो चुका है। अब पाते हैं कि स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत उच्चारण स्थान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान में भी कई उच्चारण स्थान है, कई आप जो 5 नाम सुने होंगे वो तो ठीक है, उसके बाद भी कई चीजें हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान में देखिए कि जो हमारा का वर्ग है, ठीक है, का वर्ग अगर ध्यान देखोगे का, तो ये हमारे कंठ से उच्चरित होता है। इस प्रकार से का वर्ग जो है हमारा कंठ से होता है। का चा वर्ग जो है, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये हमारे तालु से उच्चरित होता है, इस वजह से इसे तालव्य भी बोलते हैं। उसके बाद में होता है का चा टा, ये हमारे मूर्धा से है, तो इसे मूर्धा से उच्चरित होता है, ये मूर्धा से है। फिर का चा टा, फिर ता है, ता जो है हमारे दंत से उच्चरित होता है। पा वर्ग है, ये हमारे होठों से होता है। तो इस प्रकार से जहां जहां से उच्चारण स्थान है वही क्या जहां से उच्चरित होता है वही इसके उच्चारण स्थान हो जाते हैं। उसके बाद कई और जगह है, जैसे कंठोस्थ है, जो कंठ और होंठ दोनों को लेकर करता है। तो ये ओ आपने सुना होगा कई बार, ओ जो होता है कंठोस्थ है, कंठोस्थ ओ, ठीक है। एक होता है कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर उच्चरित होता है। तो वहां पर ए और ए आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, ए और ए आते हैं। तो ये होता है क्या, कंठ तालव्य से है। उस दंतोष्ठ के अंदर अगर हम देखते हैं कि दांत और होंठ दोनों मिलकर उस चीज को उच्चारण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दंतोष्ठ के अंतर्गत वा आता है, ठीक है। ये मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो वा आ जाता है। उसके बाद आता है एक है वत्सर्य ध्वनि। वत्सर्य, ये अगर आप देखोगे तो कई बार तो पूछा गया है, ठीक है। तो वत्सर्य के अंतर्गत से लिख लीजिएगा, ना, सा, रा और ला आते हैं, वत्सर्य ध्वनि। ठीक है, इसमें से पूछ लेता है निम्न में से कौन सा वर्ण वत्सर्य है जिसका उच्चारण स्थान वत्सर। एक होता है अनुनासिक यानी पंचमाक्षर इन्हें भी कहते हैं। तो वो सभी वर्गों के लास्ट वाला जो पंच और अक्षर होता है, अंगा, आड़ा, इया, ये भी जो चीजें हैं ना, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ना, सा, रला, ये जो है ये वत्सर्य ध्वनि के अंदर होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारा उच्चारण स्थान भी थोड़ा क्लियर हो चुका है। अगला आता है अयोग वा ध्वनि अंतर्गत।
अयोगवाद ध्वनियों में हम देखते हैं कि एक होता है अनुस्वार, एक अनुनासिक, एक होता है विसर्ग, ठीक है। तो अनुस्वार होता है एक बिंदी जो रखा जाता है, इसे हम देखेंगे। तो जिसे पहले होता है जैसे गंगा लिखते हैं ना, तो अंगा लगाया जाता है, लेकिन अब क्या हुआ कि ज्यादा कठे हुए, तो जिसके प्रकार से भाषा वैज्ञानिकों ने सुधार करने का इसे प्रस्ताव दिया। और अब क्या हुआ कि उसी सीधा सीधा गाली को ऊपर बिंदी देखो, फिर गाली को बड़ा कर दो, ये हो गया आपका गंगा। तो ये जो बिंदी है ये क्या हो गया आपका अनुस्वार है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ अनुनासिक। अनुनासिक देखोगे अगर कोई मात्रा ऊपर नहीं लगा है उस कंडीशन में चांद बिंदी जिसे कहते हैं वो प्रयोग में आता है। लेकिन अगर कोई मात्रा लगा है तो वहां पर हम क्या बात है केवल बिंदी लगाई जाएगी, चांद बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे कि जोंक, ठीक है। तो जोंक में हम देखेंगे कि यहाँ पर जोंक केवल बिंदी लिखी जाएगी, कभी भी मात्रा ऊपर लगने पर मतलब उस वर्ण में नहीं तो कहीं और नहीं सोच लो कि दूसरे वर्ण में लगा इस वजह से चांद बिंदी नहीं लगेगी। तो उस वर्ण में अगर लगा है तो वहां केवल बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। विसर्ग आप लोग जानते ही हो, जैसे दुख लिखा जाता है, अगर आप देखोगे तो द और खा के बीच में दो बिंदियां रख दी जाती हैं। ये आपके किसके संकेतक हैं? विसर्ग के। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक मोटे मोटे रूप में आपका जो हिंदी साहित्य का स्वनिम व्यवस्था है वो पूरा का क्लियर हो चुका है। स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण आपका आता है जो 58 हो चुके हैं। स्वर वर्ण आया जिनमें मूल स्वर बताए, उसके बाद संयुक्त स्वर बताए, दीर्घ स्वर बताए, फिर व्यंजन आ गया। व्यंजन आपको चारों पांचों चीजों का बातें कर दिया। अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर, बाह्य प्रत्यय के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान की बात की जिसमें कंठ, तालव्य, होश, मूर्धा और दंत, कंठ, ये सब बातें की। उसके बाद दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य और वत्सर, इनकी बातें की। उसके बाद अयोगवा में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग की भी बातें की। मोटे मोटे रूप में अगर हम देखे जाए तो पूर्णतः आपका चीजें जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी फिर भी दुनिया में कोई चीजें पूर्ण नहीं है। आप जितना ज्यादा डीप जब कुछ मिलते जाएंगे नए नए, आगे आने वाले टाइम में जब हम इससे आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे उसमें आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या हो गया कि स्वनिम व्यवस्था भी हो गया है। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा राजभाषा के रूप में हिंदी, ऐसे थोड़ा समझ लीजिए। राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में ये होता है कि देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंट जान लीजिए क्या होता है। दरअसल राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो कि पूरे राष्ट्र के लिए निर्धारित होती है कि इसी भाषा को यूज करेंगे। इसके लिए जरूरी यह है कि जो भाषा है उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि पूरे राष्ट्र के हर एक लोगों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखे। जैसे वर्तमान में हिंदी की क्षमता से नहीं है मानी जाती है। रीजन ये है कि जैसे उत्तरी भारत में हम देखें तो हिंदी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होता है, दक्षिणी भारत में बिल्कुल मात्रा इसका न्यून हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग इसके संपर्क में नहीं आ पाते। जैसे हम लोगों के लिए दक्षिण भाषा है ज्यादा मायने नहीं रखता है हम लोगों को, उसी प्रकार से उनके लिए हिंदी भी नहीं रखती है। तो इस प्रकार से जब इसका प्रयास ज्यादा किया जाने लगा था 1960 के दशक में, तो देखा जाएगा कि जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, वहां पर भाषाई विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास किया और कहा कि आने वाले समय में हम कभी भी बिना आप लोगों से यानी हिंदी भाषी क्षेत्र से बिना पूछे कोई भी रूल लाने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मतलब भाषाई संघर्ष वो नहीं हो पाया था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर अलग किया गया था, ठीक है, तेलंगाना से। तो अब हम पाते हैं कि ये हमारा मोटा मोटा हो गया। तो यहाँ पर हम राजभाषा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजभाषा मतलब कि राज्य की भाषा के नजदीक इसका शब्द है, ठीक है, राजभाषा उसके अंतर्गत। तो हर एक राजभाषा के रूप में हिंदी हम रख सकते हैं, मतलब कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी हम रख सकते हैं। 1955 में हम पाते हैं कि राष्ट्रपति का एक आदेश आया था, जो कि यही पूछा जाता है कि राजभाषा के संदर्भ में राष्ट्रपति का आदेश कब आया था। तो 1955 में आया था। उन्होंने हिंदी के बारे में जो भी तत्कालिक चीजें थी उसे सही करने का प्रयास किया था कि जो कमियां हैं उन्हें कैसे कैसे दूर किया जाए। हर एक राज्यों के लिए हिंदी कैसे लाया जा सकता है, या तो हम एक रूल देख सकते हैं, जैसे कि सपोज कर लो कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन जो तमिलनाडु है हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसे होगी, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बिहार में अगर कम्युनिकेशन होने वाली है ये कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदी है, भोजपुरी का मात्रा थोड़ा बोली जाती है, और पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, जो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन दोनों इसी सब चीजों के बारे में 1955 में ये सब चीजें लाई गई थी। उसी के बाद 1955 में पुनः एक बार राष्ट्रपति जी ने एक आयोग गठित किया और उन्हें कहा कि जो भी इसके क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं उनके बारे में पता लगाया जाए, हिंदी के लिए कमियां क्या आ रही उन्हें बताया जाए, और जो कमी हो रही है उन्हें दूर कैसे किया जा सके, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी बनाई। फिर उसके बाद में एक कमेटी बनी संसदीय कमेटी, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए संसदीय कमेटी। तो वो आई थी 1959 में।
ठीक है। फिर उसने हर एक चीज़ों के बारे में विचार किया, फिर उसके बाद जो उसमें कमियां आई उन कमियों को सुझाव दिया गया। उसके बाद हम पाते हैं कि 1965 के बाद अगर एक राजभाषा अधिनियम 1963 को देखा जाए, 1963 को देखा जाए तो हम पाते हैं कि इसमें आगे बात किया गया है कि 1965 के बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसमें हिंदी को एक मात्र राजभाषा के रूप में बनाने का प्रयास किया गया था। उसी टाइम पीरियड में जो है हर जगह भाषाई संघर्ष होना स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर बाद में यह बताया गया कि जो उच्च न्यायालय की भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी में होगी और उस राज्य के एक लोकल लैंग्वेज में भी होगी, लेकिन दोनों को एक साथ दिया जाएगा। लेकिन उसमें यह बात भी लिख कर दिया जाएगा कि आखिरी जो हमारी निष्कर्ष होगी, कहीं अगर बात फंसती है तो अंग्रेजी में जो लिखेगी चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, मतलब वही लास्ट होगा, वही सर्वमान्य होगा। ठीक है, एक दूसरे से अगर कहीं कम्युनिकेशन करना है तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो और उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी आपको उस चीज को लिख कर देना है, पत्राचार के माध्यम लिख कर देना पड़ेगा और दोनों के कम्युनिकेशन में जो प्रमाणिकता होगी वो इंग्लिश को मानी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से राजभाषा के आसपास हम इन सब चीजों देखते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट 1955 वाला जो निबंध आए थे और 1959 में जो आए थे, यही चीज राजभाषा के रूप में देखी जाती है। उसके बाद में जो हमारी चौथी यानी कि आखिरी टॉपिक है इसी के संदर्भ में, इसी के चीजों में हम उसमें पाते हैं कि जो हमारी हिंदी है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि हिंदी का जो कंप्यूटरीकरण किया गया है, यानी कि जो कंप्यूटर के पर्दे पर लाया गया है, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे पहली बार लाई थी, कौन सी कंपनी ने इसका जो टेलीप्रिंटर तैयार किया था, सबसे पहले कौन सी लाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले देवनागरी लिपि की जो पुस्तकें हैं समझ लीजिए वो जो टाइप है वो यूरोप में तैयार किए गए थे। चाइना विल्किंस नाम की पुस्तक है जो कि सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है जो कि हमारे देवनागरी लिपि की है। ठीक है, तो ये इसी से चीजें हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं, थोड़ा सा इसे साफ कर दे। तो अब हम बातें हैं जो हमारा आखिरी टॉपिक है उनमें से देखें तो हिंदी की संवैधानिक जो स्थिति है और उसके कंप्यूटरीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, 14 सितंबर। ठीक है, 1949 को संविधान में यह बात क्लियर कर दिया गया जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी होगी। इसी वजह से जो 14 सितंबर है ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें चीज क्लियर कर दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारी संविधान है, यानी संविधान के अंदर जो कई भाग हैं जिनमें हम पाते हैं भाग 5, भाग 6, भाग 17। ठीक है, ये राजभाषा संबंधी है। ठीक है, ये क्या है, राजभाषा संबंधी। और उसके बाद अनुच्छेद 120 का 1 और 2 और 210 ये भी हिंदी का जो राजभाषा में इसे स्थान दिया गया है, राजभाषा किया गया है, उसके लिए ये उपबंध रखे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो हमारा 17 वाला भाग है राजभाषा का, जो भाग 17 है इसका नाम ही राजभाषा है। ठीक है, भाग 17 का नाम ही राजभाषा है और इसे मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 भाग हैं और इसमें ही हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद है 343 अनुच्छेद, ये पूछता है कि कितने से कितने अनुच्छेद तक का जो रखा गया है उसमें हिंदी को प्राथमिकता दी गई है। तो अनुच्छेद 343 से 351, ठीक है, 343 से 351 तक की जो दूरी है इसमें ही हम पाते हैं कि रखे गए हैं। ये भी है, सॉरी ये भी है। तो 120 का 1, 2, 210, उसके बाद में अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, ये इतने अनुच्छेद रखे गए हैं जो कि इसी के बारे में थोड़ा डीप है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 343 में ही ये बात कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। उसके बाद में जो ये है अनुच्छेद 120 है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा संसद है, संसद उसकी जो कार्यवाहियां हैं वो हिंदी या अंग्रेजी में होंगी। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी में होंगी। यदि किसी कंडीशन पर उसमें उपस्थित जो भी व्यक्ति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपनी बातें रखने में वो क्या होता है, सक्षम नहीं है, तो वो अगर लोकसभा है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है या राज्यसभा का जो सभापति है
उसके सामने अपनी बातों को बता करके अपने मातृभाषा में बात कहने की आज्ञा ले सकता है। ठीक है, ये 120 के अंतर्गत कहा गया 1-2 में। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से 210 है, कुछ और है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की गई है, बहुत कुछ खास है नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक एक के बारे में बिल्कुल क्लियरली चीज़ें डाल दूंगा। जैसे कि 350 इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक मतलब ये अल्पसंख्यक नहीं जो कि जनसंख्या में कमी है, दरअसल वो लोग जो भाषाई आधार पर जिस राज्य में भाषा संख्या में कम है उनकी संख्या बेहद कम है, तो वो हिंदी के बारे में कैसा व्यवहार करते हैं उनके बारे में ध्यान देना जरूरी है। 351 में कहा गया है कि हर राज्य चाहे हिंदी भाषी हो या ना हो, वो थोड़ा बहुत अपने तरफ से प्रयास हिंदी के लिए जरूर करेगा अपने राज्य में, जिससे कि समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य हिंदी कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मार्ग और प्रशस्त किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से पाते हैं कि जो हमारी हिंदी की संवैधानिक स्थिति है उसके अनुसार हर एक चीजों को थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं। अब आते हैं संवैधानिक स्थिति और कंप्यूटरीकरण। अब थोड़ी सी कंप्यूटरीकरण के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो हिंदी है, दरअसल हिंदी में गलतियां क्या होती है यार, कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं अभी तक जितनी भी हैं लगभग सबका अपना अपना कुछ न कुछ कंप्यूटरीकरण हो चुका है, हिंदी का भी हुआ है। हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई है कि इसमें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में वर्णों की संख्या है। जैसे कि अगर हम बताएं आपसे इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में 26 हैं, तो बस 26 हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन भारत में क्या हुआ, जैसे आप अगर ककहरा आपने सुना होगा, 12 खड़ी जिन्हें कहते हैं, अगर का लिख दिए तो कक्का की कुकू के को इसी प्रकार से 12 लिखो, चलो सबको तो जोड़ा जाता है, तो मात्राओं को अलग से रखा जाता है। कोई लोग कहते हैं यार कुछ मात्राएं नीचे लगती हैं, कुछ ऊपर लगते हैं, कुछ दाएं हैं, कुछ बाएं हैं, इसकी वजह से भी हमें दिक्कत होती है रखने में। कुछ लड़के जो नए नए उत्पत्त होते हैं, जो कि दरअसल भारत में नहीं है, ये भारतीय मूल उनकी माता पिता हैं और हिंदी सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उनके पास एक इंग्लिश जैसी अच्छी सी भाषा मौजूद रहती है, और फिर कहते हैं कि यार कि अब इंग्लिश हिंदी को सीखा जाए, तो उनके सामने कैसे रीड कर सके। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसके बारे में भी कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब जो है आपके सामने हर चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं जो कि आई हैं। कई लोग कहते हैं कि यार जो हम अलग अलग चीज़ें कहते हैं, जैसे आ के बाद ई उ ए ओ है ना, इसको सबको हटा दिया जाना चाहिए। जैसे कि हम अगर आ ऐसे लिखते हैं, अगर आप यहाँ छोटी मात्रा लगा दें तो ये कहीं ना कहीं छोटी ई का काम कर रहा है, अगर बड़ी लगा दें तो बड़ी ई काम कर रहा है। वो में इसी में अगर हम छोटे मात्रा लगा दें, भाई देखो ये आपको देखने में इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी तक हम कभी इसका प्रयोग करते नहीं है। अगर हम इसका भी करते हैं तो ये सभी चीज़ों के जो एरिया है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो जिससे इसका कंप्यूटरीकरण करने में थोड़ी इसकी सरलता होगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी नई नई चीजें इसके कंप्यूटरीकरण के बारे में कि आखिरकार शुरुआत कैसे हुई कंप्यूटरीकरण की, सबसे पहले सबसे बाद में क्या कहा। ठीक, अब अगर देखें तो हम पाते हैं कि जो भाई कंप्यूटरीकरण है उसके बारे में जो हमने मोटा मोटा जानकारी दी कि जो दिक्कतें हैं आपके लिए आती हैं वो और कैसे दूर किया जाए इसके बारे में। तो हिंदी जो है वो संचार का माध्यम बनाया गया, जिससे हम कंप्यूटर के थ्रू संचार को और अधिक तीव्र कर सकते हैं, जिससे हम कोई जानकारियां हैं हिंदी में कंप्यूटर में छाप सकते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम प्रकट करने के लिए अपने जो भी तकनीकी थी उन पर हम और आगे ध्यान देने लगे। उसके बाद में जो आगे आने वाली समय कठिनाइयाँ थी उसके बारे में हम दो चीज़ें अगर ध्यान देखें तो पाते हैं। एक है कि यांत्रिकरण से, यानी कह सकते हैं कंप्यूटरीकरण पूर्व हिंदी, और एक कंप्यूटरीकरण के बाद हिंदी। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटरीकरण के थोड़ा पूर्व में बात ध्यान देते हैं तो हम मोटा मोटा पाते हैं कंप्यूटरीकरण से पूर्व में एक आता था, सॉरी उसका नाम क्या है, टेलीप्रिंटर, नाम सुना आपने, जो शायद बटन के थ्रू होता था, एक बटन दाब करके। ठीक है, उसमें हम पाते हैं कि जो हमारे भारत की सबसे पहले है 1960 के दशक में संचार विभाग ने इसके लिए थोड़ा सा काम किया और हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर नाम का एक उद्यम स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके अनुसार ये चीजें स्टार्ट हुई। उससे पहले थोड़ा सा मतलब ये शुरू होने से पहले मैसर्स आलिवेट, एक कंपनी की नाम है मैसर्स आलिवेट, मैसर्स आलिवेट, ये जो कंपनी है ये अभी तक जो जरूरत की चीजें हैं वो भारत सरकार को अपने अनुसार देती थी। ठीक है, तो 1960 के दशक में फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा जो टेलीप्रिंटर बना जो उसके पास था तो 174 टाइप इसमें मौजूद थे। ठीक है, 174 शब्दों को लिखा जा सकता और वर्डों को लिखा जा सकता था। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये है क्या, कंप्यूटरीकरण से पूर्व हिंदी। अब देखिए होता क्या था, कंप्यूटरकरण के बाद हिंदी क्या क्या हो गई। पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर जो होता है उसमें दो मुख्य चीजें हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है फिजिकल रूप में,
और मानसिक रूप में यानी कि बिना फिजिकल रूप में वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर करता क्या है, उसे रन करता है। जैसे मेरे विचार हैं, ये सॉफ्टवेयर है कि हम जो करने वाले हैं, जो करने का आदेश देते हैं, और जैसे हमारा हाथ जैसे हम कार्य करते हैं वो क्या है, वो हार्डवेयर हो गया है। तो इस प्रकार से ये चीजें काम करते हैं। तो दरअसल अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसी थ्रू में हिंदी को थोड़ा आगे ले जाया गया है। तो जो हिंदी है सॉफ्टवेयर थ्रू, तो सॉफ्टवेयर में दो प्रकार हो गया। एक हो गया फिजिकल रूप में जो अंदर डाला जाता है अपलोड किया सिस्टम के थ्रू, एक होता है एप्लीकेशन रूप में। अभी तक जो हिंदी है वो केवल एप्लीकेशन के थ्रू रन हो रहा है। अभी तक सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर सीधा डालने वाला, वो अभी तक इसका भी विकास नहीं किया जा सका है। ठीक है, ये दो भागे हो चुकी हैं। सबसे पहले की अगर इसकी बात की जाए तो 1977 के आसपास के समय में हैदराबाद की एक कंपनी है ECIL, क्या नाम उसका, ECIL, ठीक है, 1977 में। तो 1977 एक पूछता है सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ से कि ECIL नाम की कंपनी ने 1977 में फोर्ट्रान नाम के कंप्यूटर पर हिंदी भाषा को सबसे पहली बार उतारा था। ठीक है, तो हिंदी भाषा को सबसे पहली बार कंप्यूटर पर किसने उतारा था, तो ECIL नाम की हैदराबाद की कंपनी 1977 में इसे उतारा था। ठीक है, 1977 में। फिर 1977 के बाद थोड़ा सा समय और बीतता है तो आता है 1980 का समय आता है। 1980 में दिल्ली की एक कंपनी है DMC, ठीक है, दिल्ली की कंपनी है 1980 में। 1980 में दिल्ली कंपनी है DMC, ठीक है, DMC का कंप्यूटर है जिसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम के कंप्यूटर पर DMC ने शब्दमाला कार्यक्रम सबसे पहली बार तैयार किया था। ठीक है, तो ये चीजें भी आपके लिए जरूरी है। तो अब जब 1980 में ये चीजें हो रही थी, इसी के साथ साथ में इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि हैदराबाद की एक कंपनी है CMC, ठीक है, उसका नाम क्या है, CMC ने एक मशीन फिर से निर्माण किया जिसका नाम है लीला। क्या नाम है, लीला को तैयार किया। और लीला का कारण ये था कि हिंदी, अंग्रेजी और साथ में एक और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, उसके साथ में वो अपने कार्य करने में तीनों को एक साथ लेकर चलने में सक्षम थी। तो 1980 में चीज हो गया। अब उसके बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी कमियां पाई जाती थी, जैसे कि इसमें फोटो प्रिंटिंग के लिए दिक्कत थी और लेजर प्रिंटिंग के लिए दिक्कत थी। जब इन दिक्कतों को देखा गया तो उसे दूर करने के लिए 1984 में पुणे की एक कंपनी है CDAC, ठीक है, क्या नाम है, CDAC। 1984 में CDAC नाम की, ये कहाँ की कंपनी है, पुणे की। ये जगह भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, तो पुणे कंपनी है। इसने क्या किया कि पुनः एक चीजें तैयार की अपना CDAC ने, उसका नाम उन्हें क्या रखा है, GIST। क्या रखा है, GIST, ठीक है, ग्राफिक बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसका पूर्ण भाग क्या होगा, ग्राफिकल बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। GIST का आविष्कार किया। GIST करता क्या था, अगर इसमें एक चिप होता था, ये कंप्यूटर पर लगा देने पर कंप्यूटर के पर्दे पर हिंदी के पूरे शब्द अपने आप छप जाते थे। ठीक है, तो ये सब हो गया कि हिंदी के लिए कार्य किए गए। उसके बाद कई और चीजें हैं जो कि सामने लाए गए, जैसे अनुवाद के लिए लाए गए, ठीक है, फोटोकॉपी के लिए लाए गए। तो फोटोकॉपी के लिए मोदी जेरॉक्स नाम की एक चीज है जो कि अंग्रेजी के पार्ट को केवल हम अगर टू कॉपी जिसे के बोलते हैं, जिन्हें जेरॉक्स कहते हैं, अगर हम लगाते थे तो हिंदी में कॉपी होकर आपके सामने आता था। ठीक है, उसके बाद में आता क्या है, एक चीज थोड़ा गलत कर दी चीज, जो 1980 में जो CMC हैदराबाद कंपनी है उसने लिपि नाम की जो चीज बनाई थी, वो है लिपि। ठीक है, ये लिपि को बनाई थी और उसके थ्रू कार्य कर रहा था। लीला क्या है, लीला है जो विदेशी बच्चे हैं जिन्हें हिंदी सीखना है, या भारतीय भी सीख सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा प्रचलित रूप कहा जैसे विदेशी भाषाओं के बच्चों के लिए बनाया गया था। तो क्या है वो लीला, ठीक है, लीला जो है ये विदेशी बच्चे हिंदी को काफी सरलता से सीख सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि मोटा मोटा रूप से हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अदर चीजें जैसे हिंदी की संवैधानिक स्थिति और कंप्यूटरीकरण, ये सब चीजें आपकी आज क्लियर हो चुकी हैं। आगे आने वाले समय में आपको आदिकाल के थोड़ा जो पूर्व पीठिया है जिन्हें हम भूमिका कहते हैं उसके बारे में थोड़ी बात की जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मत है उसके बारे में बात किया जाएगा।
आदिकाल के अंदर जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो को शेयर करिए, अगर आपकी इच्छाएं हैं तो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ठीक है, तो जो भी इच्छा हो करिए। मिलते हैं नए वीडियो पर। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलिए, एक बार पढ़ लीजिए करिए बिना कॉपी पेन के, दोबारा पुनः वीडियो को लगाया करिए, उसके बाद में इसे फिर से पढ़िए करिए। ठीक है, तो उसमें नोट्स बनाइएगा। इसमें होता क्या है कि पहली बार देखने के बाद एक मोटा मोटा आपके दिमाग में एक खाका बनता है, जो कमियां रहती है बाद में सेकंड बार हो जाता है, फिर भी जो कमियां रह जाती है वो नोट्स बनाते टाइम वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो को तब तक लीजिए यार, जय हिंद, वंदे मातरम।